Hello people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा and I welcome you all to yet another session of the Hindu analysis. आज हम शुरू करने वाले हैं 11 से which was last Friday. So Friday, Saturday, Sunday, Monday क्या हुआ हम देखने वाले हैं. Actually we don't have the newspaper of Saturday 12th. Officially जो हम basically international issue यहाँ पे पढ़ते हैं, आपको यहाँ दिखता होगा एडिशन अलग अलग आते हैं. We go for international edition. तो 20th को ऑफिशियली कोई भी इंटरनेशनल एडिशन रिलीज नहीं किया गया था. यू कैन गो एंड चेक द हिंदू का वेबसाइट भी. सो वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट ऑल हैपेंड ऑन 11th, 13th एंड 14th ऑफ अक्टूबर. ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले स्टार्टिंग विद, अच्छा अगर आप इन सेशंस को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप अभी तक समझ ही चुके होंगे कि हर न्यूज इज जस्ट अ फॉलो अप ऑफ अ प्रीवियस न्यूज. हमने जैसे असेंबली पोल्स एंड इलेक्शंस को हम फॉलो कर ही रहे थे पिछले कुछ सेशन से, उन्हीं का रिजल्ट अब निकल के आया है. जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इलेक्शंस हुए थे, दोनों का यहाँ पे निकल के आया है. पेविंग द वे फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो वाइस प्रेसिडेंट है एनसी के Mr. Omar Abdullah has taken charge as the new chief minister of Jammu and Kashmir. उनके पार्टी के जो सारे MLAs हैं उनने यूनानिमसली साथ में मिलकर ये डिसीजन लिया था and that is why he was chosen. NC प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने अनाउंस किया था that his son, so Mr. Omar Abdullah is फारूक अब्दुल्ला son, जो NC के प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, बाप बेटे दोनों. That his son had been unanimously मतलब without any opposition, एक भी वोट उनके अगेंस्ट नहीं, unanimously chosen as the chairman of the legislature party. This clears the way for the younger Mr. Abdullah to stake his claim with the Congress का सपोर्ट. वहां पे काफी बड़े मार्जिन से कांग्रेस जीती थी. To form government in the Jammu and Kashmir after gap of 10 years. 10 साल से कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई थी. 10 साल के बाद यूनानिमसली डेमोक्रेटिकली पूरा का पूरा प्रोसीजर हुआ, प्रोसेस हुआ, इलेक्शंस हुए एंड उसके बाद गवर्नमेंट नई बनी है जिसके नए चीफ मिनिस्टर भी चुने जा चुके हैं. सो जो नई गवर्नमेंट बनी है, फॉर्म हुई है, दिस इज लाइकली टू बी द फाइनलाइज्ड इन द नेक्स्ट 2 days. ऐसा बोलना है मिस्टर अब्दुल्ला का कि अभी भी बातचीत चल रही है कांग्रेस पार्टी के साथ. एक बार कांग्रेस अपना लेटर ऑफ सपोर्ट ऑफिशियली प्रोवाइड कर दे, उसके बाद एनसी जो है वो राजभवन को अप्रोच करेगी एंड फॉर्मली अपना स्टेक क्लेम जो है वो स्टेक कर देंगे. ठीक है. अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कांग्रेस जिन्होंने मैनेज किया है ओनली 6 out of 36 सीट्स, टोटल 36 सीट्स में, सॉरी 32 सीट्स में से 6 कांग्रेस ने जीती हैं. Are likely to meet NC leaders in Srinagar on Friday. Party sources said that the two parties were discussing modalities and composition of the government for a smooth transition. तो भाई गवर्नमेंट नई अगर कोलैब होके बन रही है तो उसमें पूरी की पूरी मोडालिटीज, क्या फंक्शनिंग होगी, किस तरीके से होगा, किस तरीके से जो नई गवर्नमेंट बनी है क्या कॉम्पोजिशन होगा, किसके कितने मेंबर्स, किसके पास क्या पोर्टफोलियो, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड और उसके बाद ही नई गवर्नमेंट फॉर्म हो पाएगी. ठीक है. सो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के वेरी 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 हाई चांस. जम्मू कश्मीर वैसे भी हर बार ही हॉट टॉपिक ही रहता है, सो उससे रिलेटेड कुछ भी होता है वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, इंडिया बिड्स फेयरवेल टू मिस्टर रतन टाटा. ये हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस की थी. अ वेरी वेरी सैडनिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स. मतलब ऑल्दो ही वाज क्वाइट एजेड बट स्टिल आज से 10 साल बाद भी अगर हैड ही पास्ड अवे इवन 10 years लेटर, तब भी लोग यही बोलते हैं कि टू सून, because you are never ever ready to let go of a gem like Mr. Tata. So it would always have been too soon only. तो उनके फ्यूनरल में अगर आपने फॉलो किया होगा लाइव तो you would have seen कि सीनियर पॉलिटिशियंस से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट, सेलिब्रिटीज, सब everyone tried to bid him a final farewell, including Tata employees and Mumbaikars in bidding farewell to Mr. Ratan Tata, one of India's corporate giants, as his mortal remains were cremated with full state honors in India's financial capital of Delhi on financial capital Mumbai on Thursday. Mr. Tata, chairman emeritus of the Tata Sons, died on Wednesday at the age of 86. इसमें काफी सारे मिनिस्टर्स आप जैसे देख सकते हैं, अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उनसे लेकर पीयूष गोयल, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार से लेकर राज ठाकरे, एवरीवन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी से लेकर हर्ष गोइंका तक, टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन एन चंद्रशेखरन, एवरी सिंगल वन वाज प्रेजेंट. अच्छा, यहाँ पे जो आरबीआई के गवर्नर है वाज अमंग द फर्स्ट टू पे होमाज. मतलब आरबीआई के जो प्रेजेंट गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांता दास, वो सबसे पहले जो गए थे उनमें से, इनिशियल्स में से ही वाज वन ऑफ द वंस. एंड उनका ये कहना था, आई वाज हियर टू पे माय रिस्पेक्ट्स टू द डिपार्टेड सोल.
देयर आर टू थिंग्स जो उनके हिसाब से रतन टाटा जी के बारे में दे स्टैंड आउट। सबसे पहले जो द ट्रू विजनरी ही वॉज अ ट्रू विजनरी, एंड उनकी सोच पहले भी बोला जाता था कि जिस सदी में वो जी रहे थे उससे कोसों आगे की उनकी सोच थी। ही वॉज अ ट्रू विजनरी। एंड द सेकेंड थिंग वॉज ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन एथिक्स इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट एथिक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज होती है जो अक्सर नजरअंदाज कर जाती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, बट मिस्टर रतन टाटा वॉज अ ट्रू 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 बिलीवर इन कॉर्पोरेट एथिक्स। ओके, नेक्स्ट, अभी नोबेल प्राइज दिए ही जा रहे हैं। हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन के पढ़े थे। यहाँ पे अगेन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया गया है। सो साउथ कोरियाज कांग विंस लिटरेचर नोबेल प्राइज फॉर हर इंटेंस प्रोज आफ्टर 2 years ऑफ यूरोप सेंट्रिक नोबेल प्राइज। पिछले 2 साल से यूरोप के ही लोगों को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिल रहा है। इससे पहले मिला था जॉन फॉसे को एंड एनी अर्नॉक्स को मिला था, बट फाइनली, अच्छा, ये लिटरेचर वाला नोबेल प्राइज कौन देती है? स्वीडिश एकेडमी। ये हम पिछले 2 बार से पढ़ते आ रहे हैं ना कि इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज देता कौन है। सो स्वीडिश एकेडमी देती है ये नोबेल प्राइज। उन्होंने फाइनली ईस्ट के तरफ देखा है। 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया है मिस हान कांग को फॉर हर इंटेंस prose, poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life. So she is a 53-year-old writer at the peak of her writing career. The Academy has ensured a wider readership of an innovator in contemporary prose. उनको बोला जाता है. So she has been given excuse me 2007 में हर लिटरेरी करियर हैड अ ब्रेक थ्रू। लिख वो काफी टाइम से रही है लेकिन फाइनली हैड अ ब्रेक थ्रू इन 2007। 2016 में इंपॉर्टेंट है, उनको एक बार बुकर प्राइज भी मिल चुका है, मैन बुकर प्राइज। अगेन अ ह्यूज 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 ऑनर इन लिटरेचर। अच्छा, यहाँ पे जो स्टोरी अभी जिसके लिए मिली है, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ वुमन एंड द कॉन्सिक्वेंसेस जो वो अपनी डिसीजन लेती है लाइफ में उस ऑफ ईटिंग मीट। ठीक है, सो yeah, the name was The Vegetarian and was expanded from her short story The Fruit and My Woman as a protagonist, जो जिसके बारे में basically it's a fiction and fiction के through she has tried to touch upon the true human nature and how fragile human beings are basically. तो yeah, इनके राइटिंग को काफी हद तक फ्रांस काफका से भी कंपेयर किया गया है, हु वाज अगेन अ ह्यूज 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 नोबेल लॉरेट एंड यू नो लिटरेचर में आप काफका, अगर लिटरेचर आप पढ़ते हैं और काफका के बारे में यू डोंट नो देन यू डोंट रीड लिटरेचर, ऐसे बोला जाता है। सो या आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है अब इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जो भी है, दैट यू विल नॉट बी आस्क्ड। आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा किनको दिया गया है एंड किस कंट्री से बिलोंग करती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो शी इज फ्रॉम साउथ कोरिया। ओके, अच्छा, ये काफी पहले का केस है, अपन ने डिस्कस भी किया था हाथरस स्टैम्पीड के बारे में, जिसमें गॉडमैन एक साधु बहुत बड़े लेवल के, उनको भगवान की तरह लोग देखते हैं, उनका नाम है नारायण साकर। ही हैज अपीयर्ड बिफोर द जुडिशियल पैनल फॉर क्वेश्चनिंग फाइनली। कमीशन जो बनाई गई थी टू लुक इनटू दिस मैटर कि ये स्टैम्पीड जो हुआ था, इतने कम लोगों की परमिशन में इतने हजारों में लोग पहली बात गए कैसे, अलाउ कैसे किया वहां की लोकल पुलिस और जो भी अर्थव्यवस्था थी उन्होंने। तो कमीशन फॉर्म की गई थी। कमीशन अभी खत्म, मतलब बेसिकली उनका जो टर्म था वो खत्म होने आ रहा था, बट कमीशन के टर्म को 3 महीने और एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सीधा अब आ जाओ।
अच्छा, दिस इज न्यूज एंड इनके बारे में काफी ज्यादा डिटेल में दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कई बार, जब ऑबिचुअरी की हम बात करते हैं तो आपसे कई बार डायरेक्टली नहीं पूछा जाता पर्सन हु हैज पास्ड अवे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे जाएंगे। ऐसे लिखा जाएगा समबडी हु वाज गिवन भारत रत्न, सॉरी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बेसिकली उनका नाम भारत रत्न के लिए प्रपोज किया है। ऑलरेडी उनको महाराष्ट्र भूषण का अवार्ड दिया जा चुका था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है कि नेक्स्ट भारत रत्न जो भी दिया जाए उसके लिए देव प्रपोज द नेम ऑफ मिस्टर रतन टाटा। अब मैम वो तो ही हैज डाइड, क्या अब अवार्ड दिया जा सकता है? हाँ जी, भारत रत्न पोस्टमसली भी दिया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि कैन भारत रत्न बी गिवन पोस्टमसली, मतलब डेथ के बाद दिया जा सकता है? सो द आंसर इज यस। इसके ऊपर कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज रेकमेंडेड हिज नेम। महाराष्ट्र की जो कैबिनेट है उन्होंने बेसिकली एक प्रपोजल पास किया है जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है सेंटर से कि भारत रत्न जो दिया जाता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, वो इस बार रतन टाटा को दिया जाए, द रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड उससे भी बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट, जो उनने सोसाइटी के लिए किया है। बहुत सारी चीजें हमको पता है, आधी से ज्यादा चीजें तो प्रॉब्लम हमको पता भी नहीं है। द मैग्नानिमिटी एंड द rate at which he has helped society, we are not even aware कि कितने बड़े लेवल पे उन्होंने हेल्प की है, बट स्टिल ही वॉज अ फिलैंथ्रोपिस्ट थ्रू एंड थ्रू। कोई भी उनको कितना भी कम जानता हो या ज्यादा जानता हो, एक कॉमन चीज जो उनके बारे में बोली जा सकती है वॉज ही हैज गिवन बैक टू द सोसाइटी बियॉन्ड what he has probably taken or earned। तो जो वो गिव बैक वाली चीज होती है वो बहुत ही कम लोगों में होती है और अमीरों में तो और भी कम होती है, बट ही वॉज अ ट्रू 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 विजनरी एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। दैट्स वाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनका नाम सजेस्ट किया है, प्रपोज किया है, सेंटर को रिक्वेस्ट किया है कि भारत रत्न इनको दिया जाए इस बार। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट, इंडिया एशियान नेशंस लुक एट लिंकिंग पेमेंट सिस्टम। तो हमारा जो बेसिकली इंडिया का यूपीआई होता है एंड अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, उनको लिंक करने की बातचीत चल रही है। तो इंडिया ने बोला है दे विल शेयर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस इन यूजिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको डीपीआई बोला जाता है, जैसे कि आधार एंड यूपीआई वगैरह, विथ जो एशियान के बाकी के नेशंस हैं। अब एशियान क्या होता है? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इज एशियान। इज इंडिया अ मेंबर ऑफ एशियान? इंडिया इज नॉट, बिकॉज साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात हो रही है तो वहां इंडिया साउथ ईस्ट नहीं साउथ एशिया में आता है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ सार्क, लेकिन एशियान का मेंबर इंडिया नहीं है। फिर भी इंडिया और एशियान साथ में मिलकर कोलैबोरेट करके काफी सारी चीजें करते हैं, ठीक है। सो इंडिया ने बोला है कि भाई हमारे पास जो भी टेक्निकल नो हाउ है, जो भी नॉलेज है, हम वो शेयर करने के लिए तैयार है विद ऑल द एशियन मेंबर्स। किस चीज से रिलेटेड? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें आधार भी आ जाता है, आपका यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, और उसी के साथ साथ यूपीआई फैसिलिटीज भी आ जाती हैं। इसमें दोनों ने ही एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया है 21st इंडिया एशियन समिट में। विच वॉज अटेंडेड बाय आवर वेरी ओन प्राइम मिनिस्टर, एंड दोनों ही साइड ने ये डिक्लेयर किया है कि वो अपना जो कोलैबोरेशंस हैं वो एक्सप्लोर करेंगे और क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस बिटवीन पेमेंट सिस्टम, जो एशियन और इंडिया, एशियन के सारे मेंबर कंट्रीज जो भी हैं और इंडिया के बीच में जो पेमेंट सिस्टम्स हैं उनको लिंक करने के बारे में बहुत ही सीरियसली सोचने वाले हैं। Those two sides issued a joint statement on strengthening the ASEAN India comprehensive strategic partnership। किन चीजों के लिए? पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी इन द इंटायर रीजन। अब देखो एशिया में तो सभी आता है ना, साउथ ईस्ट एशियन लो या साउथ एशियन लो, द इंटायर इज मोस्टली ग्लोबल साउथ। तो पूरे रीजन में पीस, स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी मेंटेन करने की बात हो रही है, तो इसके ऊपर भी उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया कि दे विल वर्क टुवर्ड्स मेंटेनिंग दैट। अच्छा, रीअफर्म भी किया पहले जो ऑलरेडी बोला था कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीस मेंटेन करना, स्टेबिलिटी मेंटेन करना, खास तौर पे मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना। और सिक्योरिटी के साथ साथ भाई फ्रीडम ऑफ नेविगेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी के चक्कर में ये नहीं कि भाई आप क्रॉस ही नहीं कर सकते हमारे टेरिटोरियल वाटर्स से, या बिल्कुल ही फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इधर से उधर मूव ही नहीं कर सकते, मैरीटाइम ट्रेड तो पूरा ही रुक जाएगा। तो सिक्योरिटी के साथ साथ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों के बारे में बात की कि भाई जो ट्रेड चलता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट थ्रू, हमारा समंदर के थ्रू चलता है, जिसको मैरीटाइम ट्रेड हम बोलते हैं, वो सिक्योरली होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी के चक्कर में आपने
कॉमर्स या ट्रेड ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया, दैट शुड नॉट हैपन। इसको भी रीइटरेट किया, पहले ऑलरेडी बोल चुके थे, बेसिकली वापस से रीइस्टैब्लिश किया और बातचीत की कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी करेंगे जिसमें इंडिया हेल्प करेगी एशियन कंट्रीज को इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा इसी के साथ साथ हमने पहले भी डिस्कस किया है, फिलीपींस और चाइना के बीच में काफी ज्यादा विवाद चल रहा है, जिसके चलते अपन ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भी भेजी थी एज अ हेल्प, जेस्चर ऑफ हेल्प। तो या साउथ चाइना सी के ऊपर काफी ज्यादा डिस्प्यूट काफी सालों से चलता आ रहा है, बट अभी इट हैज रीसरफेस्ड एंड द क्राइसिस इन म्यांमार, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ था। ओके coming on to the next important, अच्छा अगेन मिस्टर रतन टाटा की यहाँ सक्सेस स्टोरी की बात की जा रही है कि ही बिकेम फेमस फॉर नैनो, बट लोग भूल जाते हैं कि नैनो से कहीं टाइम पहले, काफी टाइम पहले ही ऑलरेडी रीच सक्सेस विथ टाटा इंडिका, अगर आपको नाम याद हो। एक टाइम पे व्हेन आई वाज अ किड तो इंडिका मेरे को ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे इंसान के पास टाटा इंडिका ही दिखती थी, अमेजिंग कार एंड ह्यूज 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 नंबर ऑफ यूजर्स। सो यहाँ पे उसी के बारे में बात की गई है कि मिड 90s में द 26th and 27th floors of World Trade Center in Mumbai was abuzz with excitement, क्योंकि टाटा मोटर्स ने जो उस टाइम पे टेल्को बोलते थे was dealing with the transition of being not just bulwark in heavy commercial vehicle space but also as aspirational company selling cars। तो ये 90s अर्ली 90s की बात है कि दे फाइनली स्टार्टेड सेलिंग कार्स एज वेल। उसके पहले वो सिर्फ और सिर्फ हैवी कमर्शियल व्हीकल से ही डील करते थे टाटा मोटर्स, या उस टाइम पे जो हम टेल्को बोलते थे। सो ये बेसिकली एम्बेसडर के साइज की थी, प्राइस इसका मारुति 800 जैसा था, लेकिन एकदम लग्जरी लुक के साथ दे केम अप विथ टाटा इंडिका। अच्छा कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, वर्ल्ड पे आ जाओ आप सीधा। अब ये यूएस में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो आपस में काफ़ी ज़्यादा ये ओपन डिबेट्स होती हैं, तो उन्हीं में बातचीत हो रही है कि मीडिया ब्लिट्स में शी इंगेज्ड कमला हैरिस द न्यू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, एंड उसमें ट्रंप ने बेसिकली ही हैज हिट बैक, वापस रिप्लाई दिया उन्होंने। अच्छा ईरान और रशिया की काफ़ी ज़्यादा दोस्ती बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से द वेस्ट इज रैटल्ड बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसराइल के साइड पे यूएस है। ईरान और इसराइल बिल्कुल अभी भिड़े हुए हैं, और ईरान बेसिकली हैज़ अप्रोच्ड यूएस एंड दोनों ही काफ़ी सारी फील्ड्स में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं, विच इज़ अ कंसर्निंग थिंग फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज। So the burgeoning alliance between Iran and Russia, which has already seen Tehran assist Moscow in its war against Ukraine, तो ईरान पहले से ही हेल्प कर रहा था, वो वेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा, इवन वेस्ट एशिया के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेबलसम चीज़ बन चुकी है। तो जो इस्लामिक रिपब्लिक बेसिकली ऑफ ईरान एंड रशिया हैव इन द लास्ट मंथ पुट असाइड सेंचुरीज, इनकी भी काफ़ी टाइम से रीजनल राइवलरी चली रही थी, बट ये कई 100 साल पुरानी राइवलरी इन्होंने साइड में रख के दे हैव कम टुगेदर, एंड बेसिकली वेस्ट जो मोस्टली अमेरिका को बोलता है उनको कन्फ्रंट करने के लिए दे हैव बोथ कम टुगेदर। अच्छा ये एशियन समिट साउथ चाइना सी की हमने बात की ही थी। या नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राफेल नडाल के ऊपर यहाँ पे आया है, इनको बोला जाता है किंग ऑफ क्ले नडाल टू एंड स्टेलर करियर।
सो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, राफेल नडाल of course associated with tennis will call time on his illustrious but injury plagued career after next month डेविस कप फाइनल्स। तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर पिछले कई सालों में देखेंगे टेनिस की कोई भी चैंपियनशिप होती है उसमें इफ राफेल नडाल इज पार्टिसिपेटिंग देन मोस्टली ही ओनली विंस, पिछले एक दो बार से छोड़ के जिसमें कार्लोस इज विनिंग बट एंड द इनफेमस मैच जिसमें ही ब्रोक हिज रैकेट, उसके अलावा मोस्टली ही इज यूज्ड टू विनिंग। So the 22-time Grand Slam champion announced on Thursday as one of the greatest players in the sport ever to exist on this planet is planning on a retirement. So next month का डेविस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। It probably is the last one of his career. चलो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर। ये हाल ही में अगर आपने नोटिस किया हो इंडिया में ट्रेन क्रैशेस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और एक और ऐसे ही ट्रेन क्रैश हुआ है तमिलनाडु में और एक फाइनली पैनल बनाया गया जो ट्रेन क्रैश में इट इज़ गोइंग टू लुक इनटू एंड इन्वेस्टिगेट। ऐसे पहले भी काफ़ी सारे पैनल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो पुराने ट्रेन क्रैशेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे द Railways has ordered a high level inquiry into the nights जो फ्राइडे probably रात में collision हुआ था between an express train and एक खड़ी हुई मालगाड़ी जो होती है उसके बीच में। तो बेसिकली एक्सप्रेस ट्रेन जाके खड़ी हुई मालगाड़ी में जाके भिड़ गई, मतलब घुस गई बहुत तेज की स्पीड में। चेन्नई के पास की बात है। यहाँ पे ऑल्दो कोई मरा नहीं बट कुछ 9-10 लोग इंजर हो गए थे। ऑल्दो 11 कोचेस ऑफ मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस डीरेल्ड ऑन इम्पैक्ट। तो भाई भिड़े तो डीरेल हो गए, पटरी से उतर गई ट्रेन। सो इट्स एक्सट्रीमली लकी केस एंड सिचुएशन कि नोबडी हैज डाइड, देयर आर नो फेटालिटीज बट स्टिल एक्सट्रीमली कंसर्निंग केस कि इतने हाई अमाउंट में ट्रेन क्रैशेस हो रहे हैं इंडिया में अभी। और पिछले 1-1.5 साल में आप देखोगे तो देयर आर वे मोर देन एटलीस्ट 10 to 12 क्रैशेस हैव हैपेंड एक्सप्रेस ट्रेन के। लीविंग अ पार्सल वैन इन फ्लेम्स एंड मैंगल्ड कोचेस ट्यून अक्रॉस द क्रैश साइट। यहाँ पे जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके एक ऑफिसर विजिट करने गए थे क्रैश साइट पे और कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी दे ऑल्सो दोनों जाके वहाँ पे बाकायदा उन्हें इंस्पेक्शन किया। साथ ही साथ में पुलिस पर्सनल भी वहाँ पे मौजूद थे। इसके ऊपर एक बेसिकली पैनल बिठाया गया है बट जो सदर्न रेलवे जनरल है उनका ये कहना है कि ये काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल केस है इस तरीके की चीज़ होना, इसलिए एक हाई लेवल कमिटी बिठाई गई है जो इस पूरे के पूरे चीज में इंक्वायर करेगी कि भाई क्या हुआ था, क्या सर्कमस्टांसेस है जिसके वजह से दिस हैपेंड। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी भी न्यूज में ही चल रहा है। एक्स मिनिस्टर एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी शॉट डेड इन मुंबई। शॉट डेड मतलब ऐसे एकदम साउंड करता है वी आर नॉट इवन यूज टू इट एनीमोर कि शॉट डेड कि हम गैंगस्टर्स वाले टाइम में वापस चले गए। सो बाबा सिद्दीकी फॉर्मर महाराष्ट्र के मिनिस्टर रह चुके हैं एंड ही स्टिल अ लीडर ऑफ एनसीपीज अजीत पवार फैक्शन। ही वाज शॉट डेड आउटसाइड द ऑफिस ऑफ हिज सन। उनके बेटे के ऑफिस के बाहर ही वो निकल रहे थे वहां पे, जो कि उनका बेटा भी एमएलए है। ही वाज शॉट देयर। पुलिस जो है उन्होंने 2 लोगों को पकड़ा है, एक हरियाणा से है और एक उत्तर प्रदेश से है और अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है। जो तीसरा अक्यूज था, 3 लोग थे बेसिकली, जो तीसरा अक्यूज था वो भाग चुका है। पुलिस आर ऑन ऑफ कोर्स लुकआउट, जो भाग गया है उसके पीछे। न्यूज जैसे जैसे फैली वैसे वैसे लीलावती हॉस्पिटल जहां उनको एडमिट किया गया था वहां बहुत बड़े लेवल पे सारी जनता इकट्ठी हुई इंक्लूडिंग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एंड एवरीवन। 3 बार ही हैज बिकम लेजिस्लेटर, वो इलेक्ट होके बने थे। वॉज अंडर वाई सिक्योरिटी। उनको बेसिकली ऐसे बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ही वॉज गिवन लाइव थ्रेट्स 2-3 बार, तो सिक्योरिटी के अंडर थे बट ही हैड डिमांडेड मोर सिक्योरिटी अलेजेडली फ्रॉम द गवर्नमेंट जो उनको शायद नहीं दी गई थी, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। एनीवे ही वॉज वेरी फेमस फॉर हिज इफ्तार पार्टीज। तो उनकी जो इफ्तार पार्टीज हुई थी द इनफेमस वन जिसमें शाहरुख खान एंड सलमान खान का जो लड़ाई हुई थी बहुत बड़ी, उसके बाद फाइनली समझौता हुआ था, दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन। एक आपने अगर न्यूज में थोड़ा बहुत देखा हो तो वो पिक्चर बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही थी जिसमें ऑल 3 of them वर हगिंग। तो अपेरेंटली इट वाज हिज इफ्तार पार्टी
जिसमें फाइनली सलमान और शाहरुख के बीच की जो भी एनिमिटी थी वो खत्म हुई थी। लोकल मीडिया ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि उनको रिसेंटली भी काफी हाल ही में एक और जान की धमकी या थ्रेट मिला था। ऑपोजिशन जो गवर्नमेंट है, जो ऑपोजिशन है, उन्होंने गवर्नमेंट को स्लैम किया है, ऐसा बोला है कि भाई ये तो लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी हैं पूरी की पूरी। एंड एनसीपी के जो लीडर हैं शरद पवार, उन्होंने बोला है कि इस चीज में थरो इन्वेस्टिगेशन की जाए। सो फिलहाल तो द पुलिस हैजंट बीन एबल टू कम अप विथ एनीथिंग। लेट्स सी धीरे धीरे करके चीजें कैसे अनरावल होती हैं। अच्छा, इंडिया डिड नॉट साइन अ लेटर ऑफ सपोर्ट बाय 104 नेशंस फॉर यूएन सेक्रेटरी जनरल आफ्टर बैन बाय इजराइल। तो यहाँ क्या हुआ है, एक लेटर ऑफ सपोर्ट साइन किया जा रहा था जिसको 104 कंट्रीज ने साइन किया है, बट इंडिया वाज नोटेबली, इंडिया ने बेसिकली यहाँ पे साइन नहीं किया है, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एज वेल एज मच ऑफ ग्लोबल साउथ। दैट लेटर ऑफ सपोर्ट में क्या था, they were condemning Israel for banning United Nations Secretary General Antonio Guterres from entering Israeli territory। तो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो इसराइल में एंटर करने का ट्राई कर रहे थे, इसराइल ने बैन कर दिया उनको। इसमें लेटर ऑफ सपोर्ट जारी किया गया है जिसमें इंडिया ने साइन नहीं किया, 104 कंट्रीज ने साइन किया है, तो ह्यूज मेजॉरिटी। इंडिया हैज ब्रोकन विद द ग्लोबल साउथ ऑन अ नंबर ऑफ रेजोल्यूशन। इससे पहले भी, जरूरी नहीं है ग्लोबल साउथ की कंट्रीज जो सारे रेजोल्यूशन साइन करती हैं हम सारे करते हैं, बट इससे पहले भी इंडिया काफी बार, जहां ग्लोबल साउथ की सारी कंट्रीज इजराइल के अगेंस्ट गई थी, वहां इंडिया साइड में खड़ा हुआ है एज अ न्यूट्रल पार्टी, ना सपोर्ट करते हुए ना ही कंडेम करते हुए। abstaining in at least 4 such major resolutions on Palestine wala issue. The discussion not to sign the letter circulated by Chile and supported by Brazil, Colombia, South Africa, Uganda, Indonesia, Spain, Guyana and Mexico, ये particularly significant है क्योंकि ये बेसिकली एक तरीके का यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका डिफेंस के तौर पे देखा जा रहा है कि अगर आप ये लेटर ऑफ इंटेंट साइन करते हो तो यू आर डिफेंडिंग हिम एंड यू आर, आप यूएन के तरफ। तो इंडिया हैज एब्सटेन्ड फ्रॉम साइनिंग। दिस इज वेरी कंसर्निंग, ऐसा बोला जा रहा है। मोस्ट नेबरिंग कंट्रीज इन साउथ एशिया एंड वेस्ट एशिया, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, उन्होंने सबने लेटर ऑफ कंटेंट, लेटर ऑफ सपोर्ट साइन किया है और लास्ट वीक जो सर्कुलेट हुआ था। लेटर का ऐसा कहना है कि 105 सिग्नेटरीज हैं जिसमें से 104 मेंबर स्टेट्स हैं और एक पूरी की पूरी अफ्रीकन यूनियन है। उन्होंने बोला है कि भाई ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग बात है कि इजराइल ने इस तरीके का डिसीजन लिया यूएन को बाहर रखने का। मतलब यूएन के रिप्रेजेंटेटिव जा रहेगा सेक्रेटरी जनरल, तो आप एक तरीके से यूएन को ही बाहर रख रहे हो ना। Such actions undermine the UN's ability to carry out its mandate, which includes mediating conflicts and providing humanitarian support. So yes, India basically hasn't signed, तो ये काफी बड़ी न्यूज है। अच्छा, न्यू बीजेपी गवर्नमेंट इन हरियाणा, हमने जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा था, हरियाणा में भी पोल्स चल रहे थे, असेंबली इलेक्शंस हुए थे एंड यहाँ पे भी नई गवर्नमेंट बन के आ चुकी है। आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स थर्ड स्ट्रेट विन इन द जस्ट कंक्लूडेड हरियाणा असेंबली, बीजेपी विल फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट 17 अक्टूबर को। स्वेरिंग इन सेरेमनी जो है वो सुबह 10 बजे होगी दशहरा ग्राउंड पर एंड in Panchkula, and PM is also going to attend this swearing ceremony. अच्छा, एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ जो भी नेबरिंग स्टेट्स हैं वो भी अटेंड करने वाले हैं। यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, उनका ये कहना है दैट द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वुड टेक ओथ दैट डे। वी हैव रिसीव नोट ऑफ, मतलब अप्रूवल बेसिकली मिल चुका है प्राइम मिनिस्टर का। रूलिंग पार्टी बीजेपी रिटेन्ड इट्स डेकेड लॉन्ग होल्ड ऑन, 10 साल से हरियाणा में बीजेपी का ही बेसिकली धाबा है। 48 सीट्स, 90 में से 48 सीट्स बीजेपी जीती है। पार्टी लेटर गॉट अ बूस्ट विथ ऑल थ्री, तीन और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अलग अलग सीट पे जीते थे वो भी ज्वाइन कर लिए, तो और भी बूस्ट मिल गया। 48 तो मिल ही चुकी थी बट उससे और ऊपर चले गए, 51 पहुंच गए थे। एंड इनकम्बेंट नायब सिंह सैनी, who was appointed chief minister by replacing Mr. Khattar earlier this year, will in all probability be chief minister again। तो अभी ऑफिशियली नाम रिलीज नहीं किया है बट ऐसे स्पेक्यूलेशन है कि मिस्टर नायाब सिंह सैनी ही अब शायद, प्रॉबेबली, वेरी हाई पॉसिबिलिटी चीफ मिनिस्टर भी बनने वाले हैं। ओके कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज,
Nope. ये सारा का सारा सी दिस इज ऑल कंट्रोवर्शियल न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज है, आपको नॉलेज पर्पज से कुड बी इंपॉर्टेंट बट एग्जाम पर्पज से ऑल दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सीधा हम वर्ल्ड न्यूज पे आ जाते हैं। यप, अच्छा, यूएन की इंक्वायरी जो की गई है वो अक्यूज करती है इसराइल को ऑफ वॉर क्राइम्स ओवर गाजा अटैक्स। तो मतलब थोड़ा तो ऑब्वियस है कि इसराइल ने क्यों घुसने नहीं दिया। तो यूएन ने एक इंक्वायरी की थी जिसमें उन्होंने बोला है, उन्होंने ये पाया है कि इसराइल ने बहुत सारी ऐसी चीजें कैरी आउट की हैं गाजा में वाइल अटैकिंग, basically which have amounted to war crimes and the crime against humanity of extermination। ऐसा स्टेटमेंट रिलीज किया था यूएन के हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स मिस्टर नवी पिल्लई ने, दैट accompanied the report accusing Israel of relentless and deliberate attacks on medical personnel and facilities in the war, which is a war crime triggered by Hamas deadly cross border, जो 7 अक्टूबर को हुआ है, तो 1 साल हो चुका है उसको हाल ही में। Children in particular have borne the brunt of these attacks, suffering both directly and indirectly from the collapse of the entire health system। हुआ क्या था, लगातार इसराइल ने हेल्थ फैसिलिटीज पे ऐसा क्लेम करते हुए कि जो हमास के मिलिटेंट्स हैं वो घुसकर और छुपकर हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर बैठे थे, तो रिलेंटलेस अटैक्स किए, तो हेल्थ फैसिलिटी पूरी कोलैप्स हो गई। जो भी बीमारियां हो रही थी, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसमें मोस्टली बच्चों ने ही सफर किया और सिविलियंस ने सफर किया है, विच इज अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इज अमाउंटिंग टू वॉर क्राइम्स। सो ये कुछ 24 पेज की रिपोर्ट है जिसमें 10 महीने की पूरी वॉर की हिस्ट्री प्रेजेंट की जा रही है और एक एक डिटेल में बताया गया है कि हाउ whatever Israel has done is amounting to war crimes and crimes against humanity। Coming on to the next important, अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रशिया में पुतिन को अपोज करने की एक ही में हिम्मत थी, इनका नाम था मिस्टर एलेक्सी नवाल्नी, हु डाइड इन प्रिजन। एंड जो मेमोआ है बेसिकली उनकी आत्मकथा, उनकी लाइफ की, तो ऐसे बोला जा रहा है कि ही अपेरेंटली न्यू दैट ही वाज गोइंग टू डाई इन द प्रेजेंट। तो रशियन डिसिडेंट एलेक्सी नवाल्नी, हु वाज प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स टॉप पॉलिटिकल ओपोनेंट बिफोर हिज डेथ, फरवरी में ही डाइड, बिलीव्ड कि ही वाज गोइंग टू डाई इन प्रिजन अकॉर्डिंग टू हिज पोस्थुमस मेमोआ विच विल बी रिलीज अक्टूबर 22 को। वो ऑलरेडी ही बेस्ट सेलर्स की ऑलमोस्ट कैटेगरीज में है। द न्यूयॉर्कर ने ऐसा पब्लिश किया है कि एक्सर्प्ट मतलब कुछ बुक के कुछ हिस्से पब्लिश किए हैं फीचरिंग राइटिंग फ्रॉम नवाल्नीज प्रिजन डायरी एंड अर्लियर। उसमें ऐसा लिखा था, आई विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इन प्रिजन एंड डाई हियर, ऐसा उनका कहना था। देयर विल नॉट बी एनीबडी टू से गुड बाय टू, ऑल एनिवर्सरीज विल बी सेलिब्रेटेड विदाउट मी, आई विल नेवर सी माई ग्रैंड चिल्ड्रन, दैट्स व्हाट ही रोट। He served basically, he had been serving 19 साल का prison sentence for extremism and charges in the Arctic Panel Colony। जो he was 47 years old and when he died February में, तो इससे बहुत बड़े लेवल पे क्रिटिसिज्म पूरे दुनिया से ही आया था, क्योंकि there was एक्चुअली में सिर्फ एक ऑपोजिशन रशियन प्रेसिडेंट का, एंड इवन ही was supposedly killed। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, इजरायली टैंक्स रैम गेट ऑफ यूएन फैसिलिटी इन लेबनन। तो यहाँ पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ जिनको बोला जाता है, उनके टैंक्स ने मेन गेट जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस है रामिया में लेबनन में, उसका मेन गेट डिस्ट्रॉय किया है, एंड यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनन, ऐसा उनका कहना था। यूएन फोर्सेस आर कमिंग अंडर अटैक फॉर द फोर्थ, चौथे दिन लगातार ये अटैक इजराइल यूएन फोर्सेस के ऊपर कर रहा है। यहाँ पे ऐसा कहना था इन अ वीडियो मैसेज टू यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरस, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक अपील की है अपेरेंटली दैट
टाइम आ चुका है टू विड्रॉ UNIFIL फ्रॉम हिजबुल्लाह स्ट्रॉन्ग होल्ड्स एंड फ्रॉम द कॉम्बैट जोन्स. सो दिस इज बेसिकली अ वार्निंग कि वी आर टारगेटिंग हिजबुल्लाह स्ट्रॉन्ग होल्ड्स. आप वहां से UNIFIL को विथड्रॉ कर लीजिए. दीज आर वार्निंग्स, अदरवाइज वी आर गोइंग टू गो अहेड विथ द अटैक. और उनका ये भी कहना था कि अगर इफ यू रिफ्यूज टू इवैक्यूएट दीज सोल्जर्स, और तो उनको बेसिकली जो हिजबुल्ला है दे माइट टर्न देम इनटू हॉस्टेजेस, उनको यूज कर सकते हैं अगेंस्ट अस. एंड ये दोनों ही, उनकी भी और हमारे दोनों ही सोल्जर्स की लाइफ फालतू में इंडेंजर करेगा. सो जस्ट मेक देम इवैक्यूएट. अच्छा, ये हमने लास्ट जो डिस्कस किया था बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बारे में. तो यहाँ पे कुछ घंटे बाद ही जो मर्डर अटेम्प्ट, बेसिकली ही वाज शॉट डेड, तो मर्डर हुआ था. कुछ घंटों बाद ही जो जेल गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई का गैंग, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है फॉर द असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर महाराष्ट्रियन मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, हु इज ऑल्सो अ लीडर ऑफ अजीत पवार लेड एनसीपी. ऐसा सोर्सेस का कहना है. ही वाज शॉट डेड बाय 3 लोग, जिसमें से 2 को पुलिस ने तुरंत ही पकड़ लिया था, तीसरा भाग खड़ा हुआ. एंड इसमें एक स्टेटमेंट बेसिकली रिलीज किया गया था जिसमें सोशल मीडिया पे, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है उसके एक मेंबर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है कि वी आर बिहाइंड दिस. लास्ट में ऐसे लिखा था जय हिंद जय राम. बेसिकली दे आर ट्राइंग टू प्रेजेंट देमसेल्व्स एज सपोर्टिंग हिंदू गैंगस्टर्स. सो या, coming on to the next important one. I guess that's all for the past 3 days. Text, context, world. No. So yeah, I guess that's all for what all important things happened in the past 3 to 4 days. I'll see you guys again on the upcoming Friday, जिस दिन हम डिस्कस करेंगे ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को क्या क्या हुआ. यू कैन स्टे ट्यून्ड. और आप पुराने सेशंस चाहे तो यू कैन वॉच. अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है तो आप अभी से कंटिन्यू कर सकते हैं. इट विल स्टिल बी अ ह्यूज 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 हेल्प. धीरे धीरे करके आपको आदत पड़ जाएगी एंड देन आप करंट अफेयर्स के बिना रह भी नहीं पाएंगे. सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज सेशन. आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी सून ऑन फ्राइडे. दिस इज विशिष्टा साइनिंग.